चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताने वाले हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि प्रस्तावना से ज़रूर एक आध दो क्वेश्चन मिलता होगा। अगर नहीं भी देखे होंगे तो ये ज़रूर आप विश्वास रखिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ामों में जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इससे ज़रूर क्वेश्चन शामिल रहता है। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग डिटेल जानने का कोशिश करेंगे। संविधान सभा के बारे में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे डिटेल वीडियो तो इसी चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। देखिए, यह शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसे भारतीय संविधान का आत्मा, दर्पण या कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय समाज का क्या कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है। उसके बाद कुंजी कहा जाता है या दर्पण कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान का दर्पण किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। इस प्रस्तावना को पहले किस नामों से जानते थे? तो इस प्रस्तावना को पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते थे। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के नामों से इसको हम जानते थे। मतलब पेश भी किया गया तो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही पेश किया गया। किसके सामने पेश किया गया था? तो संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, संविधान सभा। संविधान सभा। देखिए, ये संविधान सभा जो है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक समूह है। भारतीय संविधान के लिखने वाला एक संगठन है। कौन? तो संविधान सभा। यही संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को क्या किया गया है तो लिखा गया है। ये भारतीय संविधान सभा जो है, संविधान सभा, इसका गठन या प्रथम बैठक कब हुआ था? तब गठन या प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। यह जब बैठक हुआ था, इसमें कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे? तो इसमें कुल सदस्य जो शामिल हुए थे, कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे? तो 211 सदस्य शामिल हुए थे संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान। इस कुल सदस्य में सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 2 दिन के बाद, ये तो 9 दिसंबर को ये बन गए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो वह है जवाहरलाल नेहरू। कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके समक्ष रखा, तो संविधान सभा के समक्ष रखा। उसको क्या कहते हैं जो रखा, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। कब, तब प्रथम बैठक के दौरान। अब ये भी क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान रखा गया कि दूसरा बैठक के दौरान रखा गया, तो प्रथम बैठक के दौरान। ठीक है। अब यह संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को उस समय स्वीकार नहीं किया, प्रथम बैठक में यह स्वीकार नहीं किया। दूसरा बैठक के दौरान जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। दूसरा बैठक के दौरान आपका 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, तो स्वीकार किया गया। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कौन से बैठक में स्वीकार किया गया, तो दूसरा बैठक में स्वीकार किया गया। कब किया गया, तो दूसरा बैठक में स्वीकार किया गया। और डेट पूछेगा तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहलाया। प्रस्तावना कहलाया। आगे चल करके भारतीय संविधान का क्या कहलाया, तो यही उद्देश्य प्रस्तावना कहलाया। समझ में आ गया। अब देखिए, प्रस्तावना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव कहिए, प्रस्तावना कहिए या प्रीएम्बल कहिए, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन करेगा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का क्या कहा गया, आगे चल करके तो प्रस्तावना कहा गया। ये जो प्रस्तावना ये 4 देशों से प्रभावित है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कितने देशों से प्रभावित है, तो 4 देशों से प्रभावित है। उसके बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसमें कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो अनुच्छेद कितने शामिल थे, तो 8 अनुच्छेद शामिल थे। इसको भी आप याद रखिएगा। तो 8 अनुच्छेद इसमें शामिल थे। कौन कौन से 4 देश हैं जिससे प्रभावित है, जिसके बारे में देख लीजिए। पहला है अमेरिका। पहला कौन है, तो अमेरिका है। दूसरा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और तीसरा कौन है, तीसरा रूस है। और चौथा कौन है, तो वह है फ्रांस। चौथा कौन है, फ्रांस है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कितने देशों से प्रभावित है, तो कितने देशों से प्रभावित है, तो 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन है, तो 1 में अमेरिका है, 2 में ऑस्ट्रेलिया है, 3 में रूस है और 4 में फ्रांस है। अब चलिए कैसे कैसे प्रभावित है, किस देशों से, उस सब के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो पहला देश हम लेते हैं अमेरिका। पहला देश कौन है, तो अमेरिका को लेते हैं। देखिए, इस अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि अमेरिका का जो संविधान है सबसे पहले लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो किसका है, तो अमेरिका का है। प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान अगर कहेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान तो वो भारत का है। ये जो अमेरिका है सबसे पहले कब अपने संविधान को लिखा, तो 1789 ईस्वी में लिखा था। इसमें अनुच्छेद कितने शामिल है, तो अनुच्छेद इसमें 7 शामिल है। और भारतीय संविधान में कितने हैं, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो भाग 22 है। और अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद आपका 395 है। और अनुसूची कहेगा, अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूची है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि अमेरिका जो है सबसे पहले लिखित संविधान
पहले लिखा, संविधान को सबसे पहले लिखा, और प्रस्तावना को भी सबसे पहले ही शामिल किया। सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल करने वाला देश वो कौन है? तो अमेरिका है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा विश्व का वह प्रथम देश कौन है जिसने प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया? तो वह है अमेरिका है। यही अमेरिका का जो है ना अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना को शामिल किया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शामिल किया गया किस देश का अनुसरण करते हुए? तो अमेरिका के अनुसरण करते हुए किया गया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। 2 में है ऑस्ट्रेलिया, 2 में है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कैसे प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का भाषा जो है प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बताइए प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो कह सकते हैं कि नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से भी हमारा प्रस्तावना जो है क्या है? प्रभावित है। और तीसरा देश कौन सा है? तीसरा देश, तो तीसरा देश है आपका फ्रांस। तीसरा देश है फ्रांस। तीसरा देश कौन सा है? तो फ्रांस है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति अभी आपको बताना चाहते हैं कि फ्रांस से कैसे प्रभावित है, तो इसको समझिए बढ़िया से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में हुआ। 1789 ईस्वी में हुआ। इस दौरान जो है कुछ नारा दिया गया। कौन कौन सा नारा दिया गया? तो स्वतंत्रता का नारा दिया गया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया गया। इस क्रांति से प्रभावित होकर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को शामिल किया गया। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को शामिल किया गया कौन से क्रांति को देखते हुए? तो वह है फ्रांसीसी क्रांति। कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रांति के दौरान यह 3 शब्दों का नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी को देखते हुए हमारे प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है और कितने तरह की समानता की बात कही गई है और कितने तरह के बंधुत्व की बात कही गई है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, कहेगा कि प्रस्तावना के अंतर्गत जो है ना कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, कितने तरह की समानता की बात कही गई है, कितने तरह के बंधुत्व की बात कही गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल अभी देखेंगे। तो कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है? स्वतंत्रता, ठीक है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन है वो 5? तो 1 में है विचार, 2 में है अभिव्यक्ति, 3 में है उपासना, 4 में है धर्म और 5 में विश्वास। 5 में है विश्वास। तो देखिए कितने तरह की स्वतंत्रता के बाद 5 तरह है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास। ये डायरेक्ट आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा? इसमें से 3 को ऑप्शन दे देगा, चौथा कुछ अलग दे देगा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसमें से 5 में से 3 को रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो स्वतंत्रता 5 तरह का देख लिए। और कितने तरह की समानता की बात कही गई है? समानता की
कितने तरह की समानता की बात कही गई है, तो 2 तरह की समानता की बात कही गई है। कितने तरह के? 2 तरह की समानता की बात कही गई है। कौन कौन है 2 तरह की? तो देखिए, एक है प्रतिष्ठा की समानता, एक है प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा कौन है? तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, समझ में आ गया? तो कितने तरह की समानता की बात कही गई है? तो 2 तरह की, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। और कितने तरह के बंधुत्व की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में एक बंधुत्व स्थापित करने की बात कही गई है। कितने तरह के बंधुत्व स्थापित करने की बात कही गई है? तो एक ही तरह के बंधुत्व स्थापित करने की बात कही गई है। बंधुत्व एक ही तरह के, एक ही तरह के बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। एक ही तरह के बंधुत्व स्थापित करने की बात कही गई है, स्थापित करने की बात कही गई है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार के। कितने तरह की समानता की बात कही गई है? 2 तरह के। कितने तरह के बंधुत्व की बात कही गई है? तो एक ही तरह के बंधुत्व की बात कही गई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया 1960 में, जो नाम क्या था? बेरुवादी संघवाद, बेरुवादी संघवाद, बेरुवादी संघवाद। बेरुवादी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुवादी संघवाद का जो केस था, इसमें जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया 1960 में कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए 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 संसद जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब प्रस्तावना में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का अंग सुप्रीम कोर्ट ने 1960 ईस्वी में बेरुवादी संघवाद में इसको माना कि यह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन आगे चल करके एक और केस आया। वो कौन केस था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केरल राज्यवाद का जो केस आया कब? तो 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को क्या कर दिया? तो पलट दिया। पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, संविधान का क्या है? तो अंग है, संविधान का अंग है। और संसद जो है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, पहले कहा बेरुवादी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संसद जो है ना संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का जो केस आया 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को से क्या हो गया? वो पलट गया और कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और संसद इस पर जो है ना, इस पर संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसको देखते हुए संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 42वां संविधान संशोधन, जैसे ही सुना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया है कि प्रस्तावना में जो है ना संसद इसमें संशोधन कर सकती है, तो इसका प्रयोग करते हुए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1978। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1978 नहीं बाबू, सॉरी, यहाँ पे 76 है। 1976
1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ना, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। नए शब्द जोड़े गए। भाई पहले विरुवादी संघवाद 1960 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का जो आया, उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने निर्णय को पलट दिया, कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग है और इसमें जो है ना संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अब जैसे ही संसद को ये पता चला, वैसे ही क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 गो नए शब्द जोड़ दिया। वो 3 गो नए शब्द कौन कौन था? तो एक में है समाजवाद, 2 में है पंथ निरपेक्ष, और 3 में कौन है? तो 3 में है अखंडता। जो मेरा मूल प्रस्तावना था उसमें ये 3 शब्द नहीं थे, लेकिन ये 3 शब्द को क्या कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ दिया गया। तब से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? तो संशोधन जो है ना एक बार ही हुआ है अभी तक। कितना बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। वो भी ये कौन से कमेटी के जो है ना, कमेटी के आधार पर हुआ है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है ना अनुशंसा पर यह आधार पर हुआ है। कौन से कमेटी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है ना आधार पर संशोधन किया गया। किसमें? प्रस्तावना में 3 गो नए शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? तो वह है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ये भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार। कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन से कमेटी था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी था। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरा मूल संविधान के अनुसार जब प्रस्तावना को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, प्रस्तावना को, उस समय जो है ना भारत को हम क्या बोलते थे? तो देखिए मूल संविधान के अनुसार, मूल संविधान के अनुसार मतलब जब प्रस्तावना में हम संशोधन नहीं किए थे उससे पहले भारत को हम क्या बोलते थे इसके अनुसार? तो भारत को हम बोलते थे भारत का संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य घोषित करता है। भारत को जो है ना संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। तो जब प्रस्तावना के अंदर जब संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले भारत को हम कैसे घोषित करते थे? तो भारत का संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है। लेकिन जब संशोधन हो गया उसके बाद जो है ना भारत को हम कैसे घोषित करते हैं? तो देखिए संप्रभुत्व प्रस्तावना में संशोधन के बाद, यहाँ पे लिख देते हैं संशोधन के बाद भारत को कैसे घोषित करते हैं? तो संप्रभुत्व आपसे कहेगा कि भारत कैसा राज्य है? तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। तो देखिए जब संशोधन हो गया प्रस्तावना के अंदर, तो भारत को हम कैसे घोषित करते हैं?
तो भारत को घोषित करते हैं संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। तब समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रस्तावना के ऊपर कुछ विद्वानों का मत क्या था, स्टेटमेंट क्या था कुछ विद्वानों का, उनके बारे में हम देखने का कोशिश करेंगे। तो पहला विद्वान थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट क्या था, थोड़ा सा उनके बारे में आप देख लीजिए। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना जो है, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट क्या था कि प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसको ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना ये पूछ देता है। अब उसके बाद दूसरा कौन थे, तो दूसरा वह विद्वान थे जिनका नाम था पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। इन्होंने, ये जो थे संविधान सभा के सदस्य थे, भी याद रखिएगा, ये संविधान सभा क्या थे, सदस्य थे। इनका मत क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था, तो इन्होंने कहा कि संविधान जो है, संविधान का जो प्रस्तावना है वह एक सम्मानित भाग है। वो क्या है, सम्मानित भाग है। सम्मानित भाग मतलब कि संविधान के प्रस्तावना को पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने सम्मानित भाग बताया। क्या बताया, तो सम्मानित भाग बताया। अगला देखिए 3 नंबर में, ये कौन है, तो आर्मेस्टर वारकर। इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट बताया। क्या बताया, तो प्रस्तावना को कुंजी नोट बताया। यानी कि आर्मेस्टर वारकर ने प्रस्तावना को क्या बताया, तो कुंजी नोट बताया। चौथा कौन थे, तो 4 नंबर में है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। इनका स्टेटमेंट क्या था, तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। इन्होंने क्या बताया, तो संविधान का परिचय पत्र बताया। किसने, तो N.A. पालकीवाला। अगला देखिए, अगला कौन है विद्वान, तो अगला विद्वान है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या थे, तो यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसने प्रस्तावना को अमेरिका के घोषणा पत्र के समान बताया। अमेरिका के घोषणा पत्र के समान बताया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लिए कि पहला कौन थे, तो वो के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और 2 नंबर में पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का क्या है, तो सम्मानित भाग है। अगला जो है आर्मेस्टर साहब बोले कि यह कुंजी नोट है प्रस्तावना, और N.A. पालकीवाला बताया कि संविधान का परिचय पत्र है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह बताया कि अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। अब अगला देखिए, एक और देख लेते हैं, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला कौन है, तो सर अलादी
कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा, तो प्रस्तावना जो है हमारे, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा, तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा। ठीक है, अब चलिए एक एक करके अब कुछ शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर उसके अर्थ के बारे में हम देखते हैं। तो शब्द क्या है, अर्थ देखते हैं कुछ शब्दों का। पहला शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, तो भाईचारा होता है। समझ में आ गया। उसके बाद गणराज का अर्थ क्या होता है, तो आगे देखिए, अगला है गणराज। गणराज का अर्थ क्या होता है, तो वह देश जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, वह देश। गणराज का अर्थ क्या होता है, तो वह देश जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हमारे कौन है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा कि भारत एक गणराज है। भारत क्या है, तो भारत एक गणराज है। कह सकते हैं कि भारत एक गणराज है। क्यों, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक गणराज है। अब अगला देखिए, लोकतंत्र। लोकतंत्र कहिए या प्रजातंत्र कहिए या इसी को जनतंत्र कहिए या इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहिए। डेमोक्रेसी कहिए। इसका अर्थ क्या होता है, तो ये देखिए, पहले ये शब्द कहाँ का है, लोकतंत्र। ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का यह शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले डेमोक्रेसी को जो है ना हम संधि विच्छेद करते हैं। तो चलिए, डेमोक्रेसी को जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा DEMOS, डेमो प्लस क्रेसिया, CRACIA, डेमोक्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है लोक, और क्रेसिया का मतलब होता है शासक। ठीक है, वैसे शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होता है। लोक मतलब जनता, आम जनता, शासक। ठीक है, मतलब वैसा शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत क्या होता है, आम जनता होता है। अब देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दो में होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर जनता की भागीदारी होती है। कानून के निर्माण में किसकी भागीदारी होती है, तो जनता की भागीदारी होती है। उस हम क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहते हैं। जिसे इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तब से क्वेश्चन करेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर जनता की भागीदारी नहीं होती है। यानी कि कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर जनता की भागीदारी नहीं होती है। मतलब डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं लेती है। जनता भाग नहीं लेती है। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए,
कि जैसे अगर अगर भारत का अगर किसी मुद्दे पर अगर कानून बनाना है तो कौन बनाता है? अगर देश लेवल का कानून बनाना है तो वो संसद बनाती है। कौन बनाती है? तो संसद बनाती है। यहाँ पे आगे देख लीजिए, अगर भारत के अंदर अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, संसद बनाएगा। ठीक है, वहीं राज्य के अंदर बनाना है तो वो कौन बनाएगा? तो विधानमंडल बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा। संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। अब विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसमें आता है विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद, और यहाँ पे राज्यपाल आते हैं। ठीक है, तो एक से ही समझ लेते हैं कि संसद बनाती है तो ये लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा को चुनता कौन है? तो लोकसभा को हम ही लोग ना चुनते हैं। तो हम चुन करके भेजे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को तो डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम इनको चुनते हैं, यही इन लोगों को चुनते हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा चुना गया जो प्रत्याशी है वो क्या करता है? तो वो कानून का निर्माण में भागीदारी होता है। लेकिन तो अब देखिए यहाँ पे हम चुने दूसरे को और वो दूसरा कोई क्या बनाया? तो कानून बनाया। तो उसे प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर जनता अगर बनाती, डायरेक्ट अगर जनता अगर किसी भी कानून में अगर सहायक होती, भागीदारी अपना निभाती, तो कहते कि हाँ प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने उसमें जो है ना क्या कर रही है? तो कानून के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। ठीक है, तो वही बात बताया यहाँ पे कि प्रत्यक्ष क्या होता है? तो कानून बनाने में जनता की भागीदारी डायरेक्ट होती है, उसे स्विट्जरलैंड, जैसे देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। और प्रत्यक्ष में क्या है? तो कानून के निर्माण में जनता की भागीदारी डायरेक्ट रूप से नहीं होती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल कौन है? अपना देश भारत। हम चुनते हैं लोकसभा को, लोकसभा क्या करता है? तो संसद बनाता है, संसद बना करके जो है क्या करता है? तो वह कानून का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उसने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन का कुछ स्टेटमेंट है, उनको देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट क्या है? तो इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा इसलिए जो है ना इसको हम बता दिए हैं। तो कहेगा कि लोकतंत्र का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन प्रणाली है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो अब्राहम लिंकन का। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या बताएं कि संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी या दर्पण कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया संविधान सभा के अंतर्गत जो है? तो 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा क्या हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा का काम क्या था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करना, और भारतीय संविधान का निर्माण कौन किया था? संविधान सभा ने किया है। उसके आगे देखिए, संविधान सभा के अंतर्गत कितने सदस्य थे? तो 211 सदस्य शुरुआत में शामिल हुए थे फर्स्ट बैठक में, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष इन पे जो है सबसे वरिष्ठ से सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को जो है ना अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर इनको चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसके समक्ष रखा? तो संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक है, दूसरा बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? तो स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान का क्या कहलाया? तो प्रस्तावना कहलाया। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद 8 थे। प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रियम्बल कहते हैं। देखिए, जो यह प्रस्तावना है यह कितने देशों से प्रभावित है? तो 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन देश थे? एक है अमेरिका, 2 में ऑस्ट्रेलिया, 3 में है रूस और चौथा है आपका फ्रांस। अब देखिए अमेरिका से कैसे प्रभावित है? तो हम जानते हैं कि अमेरिका जो है ना प्रथम लिखित संविधान प्रथम लिखने वाला कौन है? तो अमेरिका है।
कब लिखा था? 1789 ईस्वी में लिखा था। प्रस्तावना को शामिल करने वाला भी पहला देश कौन है? तो वह है अमेरिका है। प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला देश कौन है? तो अमेरिका है। अब का अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेदों की संख्या 7 है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या भाग की संख्या कितना है? तो कुल 22 भाग है। और अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 है। और अनुसूची कितना है? तो अनुसूची आपका 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसलिए कहते हैं कि प्रस्तावना जो है ना ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है। और तीसरा है फ्रांस। फ्रांस से कैसे प्रभावित है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। यह 3 तरह का नारा इसमें दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का इसमें नारा दिया गया। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता। अब आपसे कहेगा कि कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना के अंतर्गत? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन? तो एक विचार, दूसरे का अभिव्यक्ति, तीसरा उपवास, और चौथा जो है ना धर्म, और 5वां है विश्वास। कितने तरह की समानता की बात कही गई है? तो 2 तरह की समानता की बात कही गई, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। कितने तरह के बंधुत्व की बात कही गई है? तो 1 तरह के बंधुत्व स्थापित करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया 1960 में, बेरुवादी संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है, भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संसद जो है इसमें आपका संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का एगो केस आया 1973 ईस्वी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कितने बार अभी तक संशोधन हुआ है? तो मात्र 1 बार अभी तक संशोधन हुआ है। कौन से कमेटी के अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। ठीक है, मूल संविधान के अनुसार भारत का संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। मतलब भारत को कैसा घोषित किया जाता है? ठीक है, तो भारत का संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लेकिन जब ये 3 नए शब्द जोड़ दिए गए तो उसके बाद भारत को कैसे घोषित किया जाता है? तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। आगे देखिए कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट क्या था? तो के मुंशी का स्टेटमेंट था कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने प्रस्तावना को सम्मानित भाग बताया भारतीय संविधान का। आगे देखिए आर्मेस्टर वारकर ने क्या कहा? तो इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट बताया। और एन पालकी वाला ने क्या कहा? तो संविधान का परिचय पत्र बताया। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या कहा? तो इन्होंने अमेरिका के घोषणा पत्र के समान बताया प्रस्तावना को। ठीक है, उसके बाद सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा? तो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, अब अर्थ कुछ देख लेते हैं। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? तो भाईचारा होता है। गणराज्य का मतलब बता दिए हैं कि वह देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो भारत एक क्या है? गणराज्य है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी, ये कौन सी भाषा है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखिए जैसे बताया कि कानून, जैसे कि संसद क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। वैसे ही राज्य लेवल पर कानून का निर्माण कौन करता है? तो विधान मंडल करता है। तो यह जो संसद का जो है, ये जैसे लोकसभा है, लोकसभा को चुनता कौन है? तो जनता है। और जनता के द्वारा चुना गया लोकसभा ये क्या करता है? तो संसद का ग्रुप बनाता है। संसद ग्रुप बना करके क्या करता है? तो कानून का निर्माण करता है। यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर हम कानून नहीं बनाए, हम दूसरे को चुना, दूसरा क्या किया? था कानून बनाया। ठीक है, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम बनाते तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा चुना गया जो अधिकारी बनाया उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया आपको कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना हमारे यहाँ कानून बनती है। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट क्या था? तो लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोग को समझ में आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम इससे अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। चलिए धन्यवाद।